चलो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसको आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ भी थोड़ा बेसिक्स और डिटेल्स में जान लेंगे जो 9th में नहीं देखा था। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले देख लीजिए हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तीसरा है इवोल्यूशन। फोर्थ है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि सबूत क्या है इवोल्यूशन के। फिर डार्विन की थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लमार्किज्म, स्पेसिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। इन सब टॉपिक के बारे में हमको इसमें लर्न करना है। चलो फर्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। पहले हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। क्या होता है हेरिडिटी? सबसे पहले जानना है कि हेरिडिटी क्या होती है, तभी तो आगे का पढ़ पाएंगे। नाउ हेरिडिटी क्या होती है? जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुण पास होते हैं, जैसे माँ बाप के गुण बच्चे में कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं। कुछ गुण होते हैं जो फिजिकली दिखते हैं और कुछ गुण होते हैं जो मेंटली दिखते हैं, यानी कि उसके स्वभाव से, व्यवहार से, बिहेवियर से, और कुछ उसकी हरकतों से, जैसे जब वो वर्क कर रहा होता है, बिहेवियर कर रहा होता है फिजिकल, तो उसमें झलकता है। तो ये जो गुण दिखते हैं माँ बाप के बच्चे में, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, क्या लिखा है देखो, यू नो दैट हियर, सॉरी हेरिडिटी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दिया ना, इस मिस्टेक किया है। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। जीन्स के थ्रू बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं। और ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मतलब बहुत पहले पुश्तों से चले आ रहे हैं। ठीक है, आपके दादाजी के अंदर जो गुण रहेंगे, पिताजी के अंदर उनके पहले के गुण, उनके पहले के गुण, तो बहुत सारे जितनी भी आपकी जनरेशन आई होगी, उन सब के अंदर कुछ ऐसा कॉमन गुण होगा जो हर एक में पाया जाता है, हर एक नए जनरेशन में पाया जाएगा। ठीक है, और किससे ट्रांसफ़र होता है? वो जीन से। अब जीन्स क्या होता है? जीन्स डीएनए का ही पार्ट है, जिसको अब आगे देखेंगे, अभी आगे आएगा तो उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन इतना समझिए अभी कि जीन्स जो है डीएनए का पार्ट है। अभी क्या बोला आगे? जॉन रेगोर मेंडल, ये पाइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि इनको महारत हासिल है। इन्होंने क्या किया है, जेनेटिक्स में बहुत बढ़िया स्टडी करके हमको इसके बारे में बताया, हेरिडिटी और हेरिडिटी चेंजेस होते कैसे हैं इसको बताया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम आया है। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886, जब 1886 का टाइम था, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च। तो ये जो रेगोर मेंडल थे, इनको अपनी रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। 1886 से चालू किए थे इन्होंने, और उसके बाद काफ़ी टाइम लगा इनको कंक्लूजन तक पहुँचते हुए कि हेरिडिटी का चेंजेस होता कैसे। ठीक है, कैसे कैसे वो कुछ कैरेक्टर जो नए नए जनरेशन में आते रहते हैं वो किस तरह आते हैं, इन सबको जानने के लिए तो टाइम लगा था। इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करोगे 11th-12th में। इन 1901 में द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस वेर अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशनल थियोरी ऑफ ह्यूगो व्राइस। तो 1901 में कुछ सडन चेंजेस जो हम लोग को देखने मिलते हैं, यानी कि नए चेंजेस जो पहले से नहीं थे वो नया आया है। तो ये किसकी वजह से आता है? म्यूटेशनल चेंज की वजह से। अब म्यूटेशनल क्या होता है? कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर में एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आते हैं नए जनरेशन में, जब वो बच्चा खुद ही पेट में होता है उस टाइम पे। नाउ थियोरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइस ने इसको एक्सप्लेन किया था। आगे चल के मीनवाइल 1902 में वॉल्टर और सटन, इन्होंने कुछ पैर यानी कि जोड़े पाए थे क्रोमोसोम के सेल के। किसके सेल था वो? ग्रासहोपर का सेल था वो। अनटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि सेल करके कोई चीज़ भी होती है और सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे धागे को काफ़ी लपेट दिया जाए तो कैसा दिखता है, वैसा होता है, यानी कि कुछ गांठी मारी हुई धागे के जो टुकड़े होते हैं उसके जैसे समझो, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी, सब ह्यूमन की बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी हो, सब सेल से बना हुआ है। ठीक है,
तो उसे उन्होंने पाया था, वॉल्टर एंड सटर ने पाया था 1902 में। उसके पहले किसी को नहीं पता था। आगे क्या बोला है, रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव दैट जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम्स। जब आगे चल करके बहुत लोग को मतलब और जानकारी डिटेल में मिली कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू कैरिड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो होता है वो जिम्मेदार है जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करवाने का, क्योंकि लेके वही जाता है, लेके वही जाता है, क्रोमोसोम से लेके जाता है, सॉरी जीन्स लेके जाता है, ठीक है। लेकिन किसके थ्रू लेके जाता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये लिखा है कि प्रूव दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स थ्रू विच 1944 में ट्रायल साइंटिस्ट यानी कि 3 साइंटिस्ट थे, एक थे ओस्टवाल एवरी, एक थे मिकेल मैककैर्थी और एक थे कॉलिन मैकलियोर। इन्होंने प्रूव किया कि एक्सेप्ट वायरस यानी कि वायरस को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सारे लोग में जेनेटिक मटेरियल डीएनए करके होता है, सिर्फ वायरस को छोड़ करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिक फ्रांसिस्को जैकब और जैक मोनैड प्रपोज द मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। यानी कि 1961 में फ्रेंच के जेनेटिस्ट यानी कि जो जीन्स की स्टडी करते हैं ऐसे साइंटिस्ट थे फ्रैंकोइसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड। इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें दिखाया कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज होना यानी कि प्रोटीन बनना। डीएनए क्या होता है, डीएनए में प्रोटीन बनता है, डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन हाँ वो प्रोटीन ही जब बनता है तो प्रोटीन से ही सारा वर्क होता है, सारा बॉडी में वर्क जो होता है सब प्रोटीन ही होता है। लेकिन ये सब बनने का बहुत प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आगे इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ये क्या करता है, जो जेनेटिक कोड्स यानी कि वो जीन्स कैसा है, जीन्स का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें आप में दिख रही हैं, जैसे आपका हाइट कैसा है, आपके शरीर में बाल कितने हैं, ठीक है, आँखें कैसी हैं, जैसे कहते हैं ना इसकी आँखें माँ के ऊपर गई हैं, इसका चेहरा पिताजी के ऊपर गया हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग जीन्स। और ये जीन्स किस में छुपा होता है, डीएनए में रहता है, डीएनए में रहता है, ठीक है। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज। उसी के बाद से डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करने की टेक्नोलॉजी लेके आई गई ताकि जीन्स की स्टडी हम अच्छे से कर सकें कि जीन्स में कौन कौन से टाइप के जीन्स होते हैं जो न्यू जनरेशन में पास होते हैं और नया और कौन कौन सा आ जाता है बच्चे के अंदर जो नया जन्म लेता है। विच हैज़ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका आज बहुत बड़ा स्कोप है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये डीएनए तो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है। डीएनए से हर चीज़ पता लग जाती है, ठीक है। सुना भी होगा कि जैसे कहते हैं ना कि अगर ये बच्चा किसी के जैसे किसी को लाइबल करा है कि हाँ ये पिता इसका है कि नहीं है, तो बोलते हैं डीएनए टेस्ट करा लो मालूम पड़ जाएगा। क्यों डीएनए टेस्ट कराने बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जीन्स होंगे जो पिताजी का और बच्चे का मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये बच्चा इसी का ये इसका पिताजी यही है, लाइक दैट, ठीक है। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया, बहुत स्टडी है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। आज हेरिडिटी का जो साइंस है यानी कि जो हेरिडिटी जब से खोज की गई है उसके बाद से इसका यूज़ तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास करके डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस यानी कि कुछ बीमारियां जो होती हैं उसके बारे में पता लगाना, ठीक है। और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी, और ट्रीटमेंट करने में भी, रोकने में भी, प्रिवेंशन यानी कि रोकना किसको, हेरिडिटी का जो डिसऑर्डर है, हेरिडिटी डिसऑर्डर। जैसे कोई बच्चा बटका मतलब पिताजी माताजी दोनों ही छोटे हैं, बुटके हैं, तो उसका बच्चा भी ऐसे हो जा रहा है, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा ऐसा हो, क्योंकि समाज में जैसे माता पिता ने देखा होगा कि उनका मजाक बन रहा है तो वो चाहते हो कि भाई मेरा बेटा का ग्रोथ नॉर्मल हो। तो इसके लिए क्या है, आज ये जेनेटिक की स्टडी करके उसको क्या न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, क्या खिलाना पिलाना पड़ेगा तो बच्चे में वो गुण ना आए, बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चा नॉर्मल हाइट ग्रोथ करे, जैसे माँ बाप का नहीं हुआ है तो बच्चे का अच्छे से हो जाए, ये सब में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डायग्नोस करना, डायग्नोस करके इसका ट्रीट और प्रिवेंशन करना जो भी डिसऑर्डर रहेगा। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। आज बहुत प्रकार के वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांट तो नॉर्मली हम जो आज खा रहे हैं, सब्जी है, फल है, ये सब हाइब्रिड ही है लगभग। अनाज जो उगा रहे हैं हाइब्रिड ही है। हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड का मतलब हो गया
कि जो बीज है वो बीज साइंटिफिक तरीके से लैब में बनाई जाती है, ठीक है, स्टडी करके कि जैसे जो नॉर्मल बीज है उस नॉर्मल बीज में क्या कमी है, कौन से जीन्स कौन से केमिकल की कमी है जिसकी वजह से ज़्यादा पैदावार नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर वो चीज़ को डाल करके एक नया बीज बनाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइब्रिड सीड। फिर वो जब खेतों में डाले जाते हैं उगाने के लिए तो उससे अच्छे अनाज पैदा होते हैं, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एनिमल्स में भी यूज़ हो रहे हैं। एनिमल्स यानी कि जैसे आप अंडे खा रहे हो, ब्रॉयलर जो आते हैं ये रोज़ थोड़ी ना पैदा हो रहे हैं। ब्रॉयलर यानी कि मुर्गा होता है ना, वाइट वाइट देखो मुर्गे रहते हैं जब दुकानों में रखे रहते हैं, तो रोज़ इतने सारे अंडे रोज़ इतने सारे मुर्गे थोड़ी पैदा हो रहे हैं, वो तो लैब में मतलब वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बराबर। तो हाइब्रिड तरीके से ही बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जीन्स की स्टडी हो गई है, हेरिडिटी के बारे में मालूम पड़ गया, उसकी स्टडी हो गई है, तो केमिकली ये सब लैब में बनाए जाते हैं। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री के प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, खास करके जहाँ माइक्रोब यूज़ करते हैं। माइक्रोब की स्टडी आप आगे पढ़ोगे इसमें चैप्टर में 10th में ही अभी आगे है चैप्टर में माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ ना कुछ चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ, जो पानी में अगर ऑयल चले गया है तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका यूज़ करके हम उस पानी के माइक्रोब को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि पानी में जो तेल है तेल ख़त्म हो जाए। कैसे? वो जो माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब उस तेल को खा लेते हैं, खाने की वजह से क्या होता है? पानी पूरा साफ़ हो गया। तो इस तरह पानी में से तेल निकाला जा सकता है माइक्रोब की मदद से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया। अब आते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से कि डीएनए में जीन्स कैसे क्या करता है, क्योंकि सारा फंक्शन जो होता है सेल के अंदर वो प्रोटीन के लिए होता है। प्रोटीन से हमारा प्रोटीन ही सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसाइज यानी कि प्रॉपर तरीके से प्रोटीन बनना, ठीक है, जिससे डीएनए बनेगा, जीन्स बनेगा और भी सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। आपके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, सब वर्क करने के लिए, फंक्शन के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि जब बनेगा तभी तो आपका बॉडी वर्क कर पाएगा, नहीं तो करेगा कैसे? तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में 3 पार्ट आती है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब आरएनए क्या है? वो भी डीएनए का एक पार्ट है। जैसे डीएनए वैसे एक आरएनए भी होता है। जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए में ही जीन्स होते हैं। जैसे बताया आपको कि डीएनए तो पता ही होगा ना, कैसा होता है, उसका शेप देखा है ना, हाँ पीछे आपको दिखाया है, ठीक है। देखेंगे हम लोग पीछे अभी। तो डीएनए के ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं जीन्स, ठीक है। तो डीएनए जो कि डीएनए जैसे एक होता है आरएनए, तो आरएनए की मदद से, यानी कहते हैं कि डीएनए कुछ नहीं करता। यहाँ डीएनए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। मतलब जो फंक्शन हो रहा है प्रोटीन सिंथेसाइज होने का, उसमें डीएनए का कोई रोल है ही नहीं। डीएनए सब करवाता है। जैसे किसी कंपनी में अब मैनेजर कुछ नहीं करता, मैनेजर खाली प्लान बनाएगा, वर्क करवाएगा, आदमी लोग से करवा के लेता है, राइट। उसी तरह डीएनए यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का जो काम है वो खुद नहीं करता है, करवाता है, ठीक है। तो उसमें आरएनए मदद करता है। कौन करता है? आरएनए। हाँ, तो डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल। सेल के फंक्शन में जो डीएनए प्रेजेंट है वो आरएनए की मदद से कर पाता है। एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और उसके हिसाब से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाँ, यानी कि हमारा जो बॉडी है, जैसे काम बढ़िया फिटिंग क्या कैसा है, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा बॉडी का, फिर हमारा बॉडी वर्क कैसे करेगा, सारा बॉडी का ऑर्गन कैसे काम करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारे सेल के फंक्शनिंग पे, ठीक है। यानी कि आप गोरे हो कि काले रहोगे, ठीक है, आपके अंदर कितना फैट कितना रहेगा, फैट कितना कम हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, आप कैसा खाना खा रहे हो तो कैसा बनोगे, ठीक है, सोच कैसी बनती है, वो सब भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और बॉडी कैसा वर्क करेगा, ठीक है, आप हेल्थियर रहोगे या कमज़ोर रहोगे, बीमार पड़ते रहोगे, ये सब क्या होगा वो सब डिपेंड करता है डीएनए के फंक्शन पे। यानी कि आपका सेल कैसा ग्रोथ हो रहा है, सेल जैसा ग्रोथ होगा वैसे आपकी बॉडी रहेगी, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है? आरएनए की मदद से वो फंक्शनिंग करवाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसाइज इज स्टोर इन द डीएनए। डीएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का इन्फॉर्मेशन जो भी कहाँ स्टोर रहता है? डीएनए में ही, ठीक है। एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन
एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। और हमारे बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके हिसाब से ही वो सिंथेसाइज होगा। सारा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन बनने का प्रोसेस पूरा प्रोटीन नहीं बनेगा, जितना हमारे बॉडी बन को रिक्वायरमेंट है उतना ही बनेगा। बाकी स्टोर हाउस में सेल हो जाता है, ठीक है। स्टोर हाउस यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लेता है वो। दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए। डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन हेल्प कौन करता है? आरएनए, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, यानी कि डीएनए क्या करता है? उस प्रोटीन के सिंथेसाइज का वर्क किसको देता है? आरएनए को। और आरएनए वो वर्क किसके थ्रू करवाता है? डीएनए के थ्रू, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम। तो इसीलिए तो इस पार्ट को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये याद रखना यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। यह आपका आंसर आ सकता है एक मार्क के लिए। ना एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही सारा पार्ट्स है, उसमें ही डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस होता है यानी कि एक लाइन से होता है, ठीक है। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस। अब डीएनए में ही क्या है, मैंने बताया जैसे आपको कि डीएनए आरएनए की मदद से करता है, आरएनए उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो उसी में एक एमआरएनए क्या है? एमआरएनए, ठीक है। एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जैसे न्यूक्लियस का सीक्वेंस लाइन बना हुआ है, एक पहला दूसरा तीसरा ऐसा सीक्वेंस रहेगा, उसके हिसाब से वो सिंथेसाइज होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज इन द प्रोसेस। तो दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक का यूज़ होता है। कितने का? दो में से सिर्फ एक का यूज़ होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। अगर दो डीएनए है तो एक का यूज़ होगा। दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस इन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। तो जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होता है, जो लाइन से चलता है सीक्वेंस एमआरएनए का, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि दो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दो, लेकिन काम करता है सिर्फ एक ही। स्टैंड यूज फॉर सिंथेसाइज। और इसके साथ साथ में देयर इज ए यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो थाइमाइन है, इसके बदले कौन वर्क करता है? आरएनए का यूरेसिल, ठीक है। जब आरएनए का यूरेसिल काम करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हो गया? प्रॉपर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि डीएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का अपना वर्क जो है दे देता है आरएनए को, ठीक है। ये जो यूरेसिल थाइमाइन दिया है डीएनए का, ऐसे और भी सारी चीज़ें हैं थाइमाइन के अलावा आरएनए में, और भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेन यहाँ पे हमारा पार्ट है थाइमाइन और यूरेसिल। तो डीएनए अपना थाइमाइन रोक के आरएनए का अपना यूरेसिल यूज़ करवा के प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्रिप कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, अपना वर्क किसी और को दे दे रहा है, ठीक है। वो अपना खुद ना करके किसी और को दे रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। ये एमआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। जैसे डीएनए का जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, उसी में एमआरएनए रहता है, आरएनए भी वहीं रहता है, एमआरएनए भी वहीं रहता है। फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ आता है ये? साइटोप्लाज्म। हाँ, सेल का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म, वहाँ पे आता है। इट ब्रिंग, सेल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गोल्गी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होता है साइटोप्लाज्म से। तो उसी तरह साइटोप्लाज्म से तो एमआरएनए क्या करता है? इन न्यूक्लियस वो आता है साइटोप्लाज्म में। इट ब्रिंग अ कोडेड मैसेज। जब वो आता है साइटोप्लाज्म में तो कोडेड मैसेज लेके आता है डीएनए का। किसका? डीएनए का कोडेड मैसेज लेके आता है। वो कोडेड मैसेज क्या होता है? अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का मतलब हो गया कि भाई जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ना, वो अमीनो एसिड ही है। अमीनो एसिड ही है जो प्रोटीन बनता है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खा के जो जूस मिलता है वो अमीनो एसिड में उसमें से एक मिलता है, वो अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हर एक अमीनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडन। मतलब 3 का जोड़ा होता है, 3 का जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये 3 फिर ये 3, ऐसा 3 का जोड़ा रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एमआरएनए। देखो ये पे है ना एमआरएनए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिखाया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। काम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से देखो तोड़ दिया ना, यहाँ पे टूट गया ना, यहाँ जुड़ा था, ये टूट करके यहाँ चले जाता है। तो ये पूरा डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। किसका? डीएनए का। इसमें के जो एक छोटा छोटा पार्ट होता है उसे बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स, ठीक है। और यही है आरएनए।
है RNA। हाँ, RNA क्या करता है, यहाँ से निकाल के यहाँ लेके जाना, यहाँ से लेके यहाँ मतलब सिंथेसाइज करने का काम कौन कर रहा है, RNA कर रहा है। ठीक है, DNA तो बोलता है करने के लिए, DNA से बोल रहा है और mRNA करता है। ठीक है, RNA mRNA करते हैं काम। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, समझ में आ गया ऊपर का पार्ट। ठीक है, RNA जो कि न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में आता है और DNA का कोड मैसेज लेके आता है वो RNA से न्यूक्लियस से, और वो मैसेज क्या होता है, अमीनो एसिड का होता है। तो एक एक अमीनो एसिड में 3-3 न्यूक्लियोट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3-3 न्यूक्लियोट्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोग उसको ट्रिपलेट कोडॉन। इस चीज़ को बताने वाले सबसे पहले थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। इसके लिए उनको ट्रिपलेट कोडॉन के लिए उन्होंने 20 अमीनो एसिड का ट्रिपलेट कोडॉन बनाया, ओरिजिन के लिए यूजिन करके बताया था, डिस्कवर करके बताया था। तो इस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1968 में, और उनके साथ और भी 2 साइंटिस्ट थे, उन दोनों को भी मिला था साथ में। ठीक है, अभी ईच mRNA, अब आगे प्रोसेस देखो क्या होता है। ईच, अभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना, अब दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन कैसे होगा ध्यान देना। ठीक है, अब क्या बोला देखो, ईच mRNA, क्या लिखा है, Each mRNA मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडन। हर एक mRNA, क्योंकि mRNA जो है वो कैसे बनता है, हज़ारों ट्रिपलेट कोडन से बनता है। किससे, हजारों ट्रिपलेट कोडॉन से। हाँ ठीक है, ट्रिपलेट कोडन समझ में आ गया ना। हाँ सर। जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड के एक एक अमीनो एसिड में 3 न्यूक्लियोस होते हैं, वो 3 न्यूक्लियोस को बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट कोडन। तो एक अमीनो एसिड में 3 न्यूक्लियोस होते हैं और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडन। तो mRNA में कितने होते हैं, हज़ारों ट्रिपलेट कोडन होते हैं, यानी वो कितना अमीनो एसिड लेके आता होगा, राइट। एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय tRNA। ये जो mRNA लेके आता है ट्रिपलेट कोडन अमीनो एसिड का, वो किसकी मदद से लेके आता है, tRNA की मदद से। ये उसके अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये जो हमारा mRNA है उसके अंदर ही है tRNA, tRNA। ठीक है, एक्चुअली जो RNA है वो 3 फॉर्म में है। कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में। एक mRNA है, एक tRNA है और एक rRNA है। RNA। ठीक है, 3 फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो, तो tRNA की मदद से लेके आता है। फॉर दिस पर्पज tRNA क्या करता है, एंटी कोडॉन बनाता है, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, उसके भी 2 जोड़े रहेंगे ऑफ द कोडॉन ऑन mRNA। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि mRNA जो अमीनो एसिड सप्लाई करता है, जो सप्लाई करता है अपने आप में, वो कौन देता है उसको, tRNA देता है। ठीक है, और ये इसके देने के लिए, ये पर्पस के लिए कि भाई tRNA mRNA को दे अमीनो एसिड, तो tRNA क्या करता है, एंटी कोडॉन करता है। पहले क्या करता है, एंटी कोडॉन। हाँ, एंटी कोडॉन यानी कि कोडॉन यानी कि जैसे 3-3 का पार्ट है तो सिंगल देगा भाई, जैसे 3-3 का पार्ट होता है ना, ट्रिपलेट कोडॉन 3 होते हैं ना, तो एंटी कोडॉन यानी कि सिंगल। ठीक है, तो सिंगल पार्ट को देगा वो कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन ऑन mRNA, जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। हाँ, ऐसा ट्रांसलेट होगा। tRNA एक निकला, फिर ऐसे निकलेगा, फिर एक निकलेगा। ठीक है, तो जब ऐसे ज्वाइंट होते हैं तीनों, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है। यस सर। द अमीनो एसिड ब्रॉट बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर। जो अमीनो एसिड ट्रांसलेशन के टाइम पे tRNA लेके आता है वो बॉन्डेड होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, देखो जुड़ा है ना, बॉन्डेड होता है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड होना। ठीक है, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। किससे बॉन्ड होता है वो, पेप्टाइड। हाँ, केमिकल से, हाँ, देखो रासायनिक पदार्थ होता है बॉडी में, उसके हिसाब से बनता है वो। और वो किसकी मदद से बनता है, वो RNA की मदद से। देखो आ गया ना, RNA का मतलब नाम आ गया ना, पता है ना कि RNA 3 फॉर्म में होता है, एक M में, एक T में और एक R में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इस प्रोसेस के टाइम पे कौन सा प्रोसेस, जब tRNA क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ ठीक है, mRNA का mRNA से अमीनो एसिड जो सप्लाई वो tRNA को कर रहा है, tRNA क्या कर रहा है, mRNA को पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, अमीनो एसिड। ठीक है। देखो सिंपल सा प्रोसेस कैसा है कि mRNA जो है ये अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बराबर। लेकिन mRNA को देता कौन है, tRNA देता है। कौन देता है, tRNA। और एंटी कोडॉन करके देता है, यानी कि ओपन खुला कर देता है। और mRNA क्या करता है, उसको 3-3 ट्रिपलेट कोडॉन को बना के करता है। ठीक है, 3-3 का जोड़ा बनाता है, 3-3 का जोड़ा। तो tRNA क्या करता है, वो जो देता है तो बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, वो जो बॉन्ड बनता है किसकी मदद से बनता है, RNA की मदद से बनता है। समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। mRNA क्या किया,
एमिनो एसिड को बना के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम किया। Yes. ठीक है, तो mRNA जो कर पा रहा है वो किसकी वजह से कर पा रहा है? tRNA की वजह से कर पा रहा है। और tRNA किसकी मदद से कर पा रहा है? rRNA की मदद से कर पा रहा है, उसकी मदद से कर पा रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले rRNA की मदद से tRNA अपना ये एंटीकोडन बनाता है, फिर tRNA की मदद से mRNA क्या करता है? अपना कोडन बना पाता है, ट्रिपलेट कोडन बना पाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग तो यहाँ देखो ये आंसर आ जाएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लिखा है ना, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देखेंगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडन, एक ट्रिपलेट कोडन के डिस्टेंस से। इसी को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। उसके पहले क्या था? ट्रांसलेशन आया था। ये क्या होता है ट्रांसलेशन? कि क्या लिखा है? फॉर दिस पर्पस। कौन सा पर्पस? mRNA क्या कर रहा है? हज़ारों ट्रिपलेट कोडन बना रहा है, हज़ारों बना रहा है ना। किसकी मतलब, और ये मैसेज कौन दे रहा है उसको? tRNA दे रहा है। मतलब tRNA की मदद से जो एमिनो एसिड सप्लाई करता है mRNA को, तो mRNA ट्रिपलेट कोडन बना पाता है, बराबर, और हज़ारों बना लेता है। क्या बनाता है? हज़ारों बना लेकिन इसकी पर्पस के लिए वो जो हज़ारों बना पाता है, इसके लिए tRNA क्या करता है? एंटी कोडन जो है, एक एक करके कोडन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में mRNA को देता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। हाँ, कि tRNA कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में, यानी कि दो के जोड़े के सीक्वेंस में, लाइन से सीक्वेंस में mRNA को अमीनो एसिड देता है ताकि वो ट्रिपलेट कोडन बना सके, ट्रिपलेट कोडन बना सके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट हुआ ना, tRNA से mRNA बन गया। ठीक है, द अमीनो एसिड ब्रॉड बाय tRNA, जो अमीनो एसिड tRNA लिखा था, लेकिन वो tRNA कैसे बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए tRNA की मदद कौन करता है? rRNA। कौन करता है? हाँ, वो मदद करता है। समझा? समझ में आया? इस प्रोसेस में राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू mRNA टू अदर एंड। राइबोसोम जानते होंगे, सेल के बारे में बताया गया था, सेल का एक वो भी पार्ट है। तो वो क्या करता है? मूव करता है एक एंड के mRNA से अदर एंड में, एक एंड mRNA से दूसरे एंड, दूसरे से तीसरे एंड, 3 दिन का गैप छोड़ कर करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस, एक ट्रिपलेट कोडन डिस्टेंस है, तो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये पूरा चेन फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ चेन फॉर्म दिख रहा है ना, ऐसे चेन फॉर्म में होता है। ठीक है, सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसी तरह बहुत सारा चेन बनता है, तभी जाके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो वो बनता है। ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो पाता है। अब यही प्रोटीन जो होता है हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उसमें। ठीक है, एंड दे अपीयरेंस टू, और उनका रहना ज़रूरी है, तभी तो वर्क हो पाएगा। ठीक है, प्रोटीन रहेगा तभी वर्क होता है। ठीक है, अभी आगे क्या लिखा है देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स। बराबर है, जानते होंगे हर जीवित प्राणी अपने में से रिप्रोडक्शन करके एक नए जीव को जन्म देता है ना। यस सर। तो ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दी जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन से ही कर पाता है, और इसमें से कुछ जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं अगले जनरेशन में, नए जनरेशन में जाते हैं बिना चेंजेस के। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई वो उसके जैसा दिखते हैं। अब कोई देखो, अब जैसे आप लोग में बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको घर वाले बोलते हैं, अरे ये तो अपने परदादा जैसे दिखता है, हाँ ये तो वाले बाबा थे उनके जैसा दिख रहा है, वो मर गए बाबा उनके जैसा दिख रहा है। जब आपकी दादी होंगी वो बताती होंगी कि उन्होंने आपके दादाजी को देखा हुआ, दादा के दादा को देखा है, उनके ससुर हुआ करते थे। ठीक है, तो उनको उन्होंने देखा है। तो आज आपका जन्म जब हुआ तो उनका जब आपकी दादी ने आपको देखा तो उनको मालूम पड़ा कि आप तो उनके जैसे दिखते हो, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो जीन्स के कुछ अंश जो है हर जनरेशन में पास होते रहते हैं। बराबर। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग। इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर बच्चे में पेरेंट्स के आ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नया जन्म लिया है। ठीक है, हाइवर सम टाइम सडन चेंज ऑकर ऑन दो चेंज। लेकिन कभी कभी नेचुरल बोल सकते हैं, या जैसे बोलते हैं नेचुरली बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा हमारा बिहेवियर होगा, खान पीन होगा। अब जैसे जब पेट में बच्चा आता है, ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या सिचुएशन से आप रह रहे हो, कैसा आपका खान पान है, कैसा चलना फिरना है, उसके हिसाब से कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस आने की वजह से जीन्स में जो चेंजेस आ जाते हैं
तो कोई समटाइम एनी न्यूक्लियोइड्स ऑफ द जीन्स चेंज इट पोजीशन। तो जो न्यूक्लियोइड्स होता है वो अपने जीन्स के वो अपने पोजीशन चेंज कर देते हैं। पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या होता है, कुछ माइनर चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि वो माइनर चेंज आना। नॉर्मली जो जीन्स है वही सही है, लेकिन कभी कभी नेचुरली कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो जीन्स अपना नॉर्मल पोजीशन छोड़ देता है और चेंज हो जाता है। ठीक है, वो चेंज होने को बोलते हैं म्यूटेशन। इसीलिए वो चेंज होने के बाद जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां दिखने लगती है। तो सब म्यूटेशन में भी माइनर, कुछ कुछ तो माइनर होते हैं, छोटे मोटे चल जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ थोड़े बड़े होते हैं यानी कि जिनको ध्यान देना पड़ता है, कंसिडरेबल। खबर? जैसे म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर भी लेके आता है। यानी कि आप लोग जो ठीक ठाक थे लेकिन आपका जो बच्चा हुआ उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया तो आगे वाली जनरेशन भी डिफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी का मालूम पड़ा कि भाई उसके अंदर वो ऑर्गन ही नहीं बना है, मालूम पड़ता है ये बच्चा पैदा लेके उसका पेट में कुछ तकलीफ़ है, फिर हाथ वो काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया जाए तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फेंका था, ठीक है, तो फेंकने के बाद एटम बम फेंकने के बाद क्या हुआ था, वहाँ के लोग बहुत सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। अब वहाँ एक भी जीव पैदा होता है तो सब आड़ा टेढ़ा पैदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से नस्ल ख़राब हो गई। उसके बाद सबकी नस्ल ठीक थी, सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट बन गया, एटम बम फेंकने के बाद जैसे वहाँ का माहौल बन गया जापान का, वो हिरोशिमा नागासाकी का, तो उसके हिसाब से जो बंदे उस टाइम पे थे उनसे जो नया जन्म ले रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैसी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ चेंजेस आता है तो वो आने वाले जनरेशन में दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज़ ए एवर लास्टिंग प्रोसेस, ये एवर लास्टिंग प्रोसेस है एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने अपने थ्योरी में भी बताया, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? यस सर। जो भी डाउट रहेगा आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। यस।